हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन हम सब लोग गेट टुगेदर हैं एपेक्स क्लासेस में इस नए इरादे के साथ कि आज हम लोगों को एक नया लेसन पर डिस्कशन करना है। हमारे लिए वो नया लेसन क्या है? वो नया लेसन यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि अब तक किन किन लेसन्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हम लोगों के सामने जो लेसन्स आए उसमें मेजर लेसन थे मोशन और लॉज ऑफ मोशन। इतना तो आपको याद ही होगा। जो इन दोनों लेसन्स में मेजर पॉइंट्स थे, जो मेजर टॉपिक्स थे, उनमें भी आपको कुछ ना कुछ याद होगा। जैसे मोशन और मोशन के काइंड्स क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। हम उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को, चाहे वो अलजेब्राइकली हो या ग्राफिकली हो, कैसे डिराइव करते हैं, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यस, और फिर इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनर्शिया क्या होता है ये देखा, लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब कुछ देखा। और इन सब से बढ़कर हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, जो हमारे सामने उस फैक्टर को लाता है, जो फैक्टर मोशन के लिए कॉज है, मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो लॉज ऑफ मोशन जो पूरे फिजिक्स में अब प्रिवेल करेगा, आप लोग देखेंगे, रियलाइज करेंगे। आपने जिन लेसन्स को पढ़ा उसमें से लॉज ऑफ मोशन जो पढ़े उसमें न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह से लॉज ऑफ मोशन को इसमें फिट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, सोल्व करने के लिए। नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के तौर पे जो आए हमारे सामने, हमने उसमें उसको फिट किया और उस पर सॉर्ट आउट किया। तो आपने देखा होगा कि कैसे ये यहाँ पर फिट हो रहे हैं और कैसे अपने इम्पोर्टेंस को, अपने सिग्निफिकेंस को यहाँ पर एहसास करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी बिना पे आज हम लोग उसी को बेस मान करके आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, ग्रेविटेशन, है ना। ये नया लेसन है और इस नए लेसन का ये पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन, हम लोगों को यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स। जितने भी फोर्स हमने पढ़ा है उसमें से एक तरह का फोर्स ये भी है, ग्रेविटेशन। आखिर हम लोग कितने तरह के फोर्स पर डिस्कस कर चुके हैं? हम लोगों ने कितने तरह के फोर्सेस पर डिस्कशन किया है ना। हम लोगों ने कैटेगरी वाइज तो अभी नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाऊं। पुशिंग और पुलिंग फोर्स पर हम लोगों ने फोकस किया है। यस, पुशिंग और पुलिंग फोर्स एक काइंड ऑफ फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है जी। जब बॉडी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं पुश करने के लिए या उसको पुल करने के लिए, तो वो कांटेक्ट में आता है और तब फोर्स वहां पर एक्टिव होता है। उसी तरह से अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो अप करते हैं, जैसे ये जिसमें बॉडी ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद फिर कुछ पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जाकर के वो स्टॉप हो गया और स्टॉप करने के बाद वहां से फिर कम बैक हुआ, हम लोगों ने देखा। यस, तो ये फोर्स के बिना तो नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पर एक्टिव हुआ होगा, जो उसे ऊपर जाते वक्त ऑब्जेक्ट कर रहा होगा और नीचे आने के लिए उसे कंपेल कर रहा होगा, है ना, फोर्स कर रहा होगा। तो ये फोर्स क्या कांटेक्ट में आ रहा, कांटेक्ट में था? नहीं, ये फोर्स तो किसी की तरह कांटेक्ट में नहीं था। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है ना जी। अब ये नॉन कांटेक्ट का फोर्स का एग्जांपल है, और इससे पहले जो हमने एग्जांपल दिया था पुश और पुल का, वो कांटेक्ट का था। किसी बॉडी को अगर हम किसी बॉडी पर रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जाता है ना, रबिंग करते हैं इस तरह से, है ना। तो ये फोर्स जो अप्लाई होता है यहाँ पर, दोनों सरफेस जो यहाँ पर मूव कर रहे हैं कांटेक्ट में रहते हुए, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है और इसी को हम लोग रियलाइज करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में जी, अब हम लोग जो टॉपिक लिए हैं ग्रेविटेशन, ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट का है या नॉन कांटेक्ट का है? ये एक नॉन कांटेक्ट का फोर्स है ना। यहाँ पर अभी जो मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला, है ना, और ऊपर जाकर के बॉडी हमारे पास फिर वापस आया, तो इसमें कोई फोर्स नहीं था जो इस पर डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में ला करके उसे हमारे पास पहुंचाया, नहीं ना था जी। तो ये नॉन कांटेक्ट का एक एग्जांपल फोर्स है, ये फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है।
ठीक है। तो अब आते हैं आखिर ये फोर्स बॉडी पर अगर अप्लाई होता है किसी एक बॉडी के जरिए दूसरे बॉडी पर, तो किन वजहों से होता है, किन रीजंस पे होता है। फोर्स के अप्लाइड होने के 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 रीजंस होते हैं। पहला, दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है तो इस वजह से करता है कि वो मास रखता है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का मास रखना। मास की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है जी, यस। तो ये फोर्स जो होता है मास की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशन जी, इसका एक्चुअल नेम क्या हो गया, ग्रेविटेशन। और हम लोग इसे कॉमनली ये भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन इसका बिल्कुल सही और फिट नेम है। उसी तरह से अगर एक चार्ज बॉडी, अगर एक बॉडी ऐसा हो जो चार्ज है, उस पर चार्ज है, दूसरे चार्ज बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करता है, दोनों रेस्ट में रखे हुए हों, तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स है। वो भी कॉन्टैक्ट में आने वाला फोर्स नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट का है। डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर रहते हुए ही दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। उसी तरह से अगर यही दोनों बॉडी जो चार्ज रखे हुए हैं और मूव करने लग जाए, मोशन में आ जाए, दोनों, कोई एक नहीं, दोनों, तब कहीं जाकर के कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फिर से फोर्स अप्लाई करेगा और ये फोर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा, जिसे हम लोग सिंपली मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यस, तो ये 3 रीजंस हैं। तो हम लोग आज जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट का ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन भी एक काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। अब ग्रेविटेशन एक काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो अब हम इसे डिफाइन कर लें, है ना। इसको हम लोगों ने समझ तो रखा है कि मास की वजह से अगर फोर्स अप्लाई होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है जी, तो मास की वजह से करता है। तो मास की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये फोर्स ग्रेविटेशन कहलाता है। चार्ज की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है ना, दोनों नेचर का होता है। लेकिन अगर मास की वजह से हो रहा है तो वो ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो नाउ यू डिफाइन इट, नोट इट। यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर masses इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है। आर यू एबल टू सी इट? सब लोग देख रहे हैं इसे? ठीक, चलिए। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बहुत सारे हमारे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए और उनका आइडियाज था उनको, लेकिन जितना क्रेडिट न्यूटन को जाता है उतना शायद किसी को नहीं जाता, क्योंकि न्यूटन ही ने फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर्मुलेट किया, है ना। इससे पहले जो आइडियाज थे, आर्यभट्ट के पास भी आइडिया थे, जॉन केपलर के पास भी आइडियाज था, तो इसी तरह से और भी साइंटिस्ट थे, उनके पास भी इनका आइडिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन उन लोगों के पास फॉर्मुलेट करने के लिए इक्वेशन नहीं था। न्यूटन ने उन्हीं लोगों के आइडियाज से शायद इंस्पायर होकर के अपना वर्क स्टार्ट किया और अपने वर्क और अपने इफर्ट की बदौलत एक रिजल्ट पाया, उसे फॉर्मुलेशन में बदला और जो फॉर्मुलेशन हम लोगों के सामने लाया वो कहलाता है आज के टाइम में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, यू मस्ट सी। यस, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या स्टेट करता है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses ऑफ द बॉडीज। जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मींस
अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का नेचर है ना। तो ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स के लॉ का, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नाम पर। आपने यहाँ देखा दो बॉडी जो हमने लिया है मास m1 और m2 जी, दोनों के मास का प्रोडक्ट क्या होता है m1 और m2। तो m1 और m2 अगर दोनों का प्रोडक्ट मास है, मास का प्रोडक्ट है, तो ये मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों के बीच लगता हुआ फोर्स। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ r है, आप देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर लिखा है 1/r स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब ही हो गया अपोजिट। अगर जैसा कि मैंने अभी बताया, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस डिक्रीजिंग द फोर्स, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस इंक्रीजिंग द फोर्स, है ना, ये इनवर्स है, अपोजिट नेचर को शो कर रहा है ना। यस, तो ये था इस लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जिसे हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं इस तरह से, और तब जाकर के हम दोनों को कंबाइन करेंगे और m1 m2/r स्क्वायर करेंगे। इसका प्रोपोर्शनल होगा कौन, ये फोर्स F। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैथमेटिक्स में एक रूल है, एक कांस्टेंट दे देते हैं और कांस्टेंट देने के बाद हम वहां पर इक्वल टू का साइन देते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो रिमूव कर करके इक्वल टू का साइन दिया गया, और यहाँ पर एक जी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जी कांस्टेंट जो है वो किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि ये जो कांस्टेंट है इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सभी बॉडीज के लिए, यूनिवर्स में सभी बॉडीज के लिए सेम आया, सेम पाया जाता है। और वो वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पाया जाता है 6.6 × 10⁻11। ये वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, इस पर हम लोग हायर क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको ये एज्यूम कर लेना है, या ये रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, ये वैल्यू सब के लिए सेम होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। चलिए, SI यूनिट ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता, वो यूनिटलेस होते हैं। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका यूनिट होता है, ये उसी में से है जिसका यूनिट होता है। क्या यूनिट होगा इसका, इसका यूनिट जानने के लिए आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, F = G × m1 m2/r स्क्वायर। क्या होगा ये जी का वैल्यू के लिए, अगर हम लोग इवैल्यूएट करना चाहें जी को तो कैसे नहीं इवैल्यूएट कर सकते हैं, Fr²/m1 m2, है ना, जी = सो मच। तो अब जी अगर इससे इक्वेट हो रहा है तो इसमें किन किन क्वांटिटीज को शामिल आप देख रहे हैं। अब उन क्वांटिटीज के बेसिस पे आप इसका क्या यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ फोर्स है, r डिस्टेंस है, m1 और m2 मास है ना। तो 2 मास हो या 3 मास हो, है तो मास ही, और उसका यूनिट किलोग्राम होता है, SI यूनिट, ठीक है। F है फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस r है, r का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम डिसाइड करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यस, ठीक है। चलिए, तो अब आपने जान लिया यहाँ, ठीक। अब हम यहाँ आपको जस्टिफाई कराना चाहेंगे कि दो बॉडीज अगर दोनों एक मास रखता है, अगर बॉडी है तो मास रखेगा ही, दो बॉडीज अगर मास की वजह से एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स हम क्यों नहीं रियलाइज कर पाते हैं, क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं। जैसे हमारा एक मतलब है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है ना, ये दो बॉडीज हैं। अगर हम इनको दोनों को एक दूसरे से इतना डिस्टेंस पर भी अगर रखते हैं तो फिर हम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। आप रियलाइज करते हैं, आप इसको हैंड से होल्ड करके देखिए,
आपके हाथ में जो चीज है उसी को होल्ड करके देखिए, क्या आप उसमें होल्ड करने पर रियलाइज करते हैं कि दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसे पकड़े हुए हैं। एक वो फोर्स है जो नीचे की तरफ उसको ले जाने वाला है, जैसे इसे हम छोड़ दें तो नीचे चला जाएगा, है ना। ये फोर्स नहीं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर फोर्स जो अप्लाई होगा वो इसकी तरफ होगा, और इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसकी तरफ होगा, यानी ये इधर जाना चाहिए और ये इधर जाना चाहिए, तब ना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डिफाइन होगा। यस, क्या ऐसा फोर्स होता है? महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं? ना, हम लोग ऐसा फोर्स रियलाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं रियलाइज करते हैं? बस हम इसी को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। हमने 100 किलोग्राम का 2 मैसिव बॉडी लिया, है ना जी। तो अब उन दोनों को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा। एज्यूम कीजिए दोनों मैसिव बॉडी 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होना चाहिए न्यूटन्स लॉ से? फोर्स F = G टाइम्स m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही ना। तो क्या होना चाहिए? G का वैल्यू आप क्या जान रहे हैं? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और m1 कितना है? m1 के लिए यहां देख रहे हैं आप 100 किलोग्राम, और m2 के लिए भी 100 किलोग्राम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। यस, अब ये फोर्स कितना होगा मल्टीप्लाई होने पर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, इसको भी 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक। तो 10⁻² और 2 कितना हो जाएगा? 4। वो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब 1 स्क्वायर अगर 1 है, डिनोमिनेटर है, तो फिर इससे न्यूमरेटर में जो भी डिवाइड करने पर आएगा वो इतना ही रह जाएगा, इसलिए हमने इतना ही रखा, ठीक है। अब इस पे हम फर्दर वर्क करेंगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻7 है ना, -11 + 4 ये ना है, तो -7 इसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा? 10⁻⁻7। अब ये क्या है? हमारा फोकस अब इसी पर है। ये क्या है? चलिए हम आपको एक 1 बाय 1 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, उससे कुछ आपके अंदर एक आइडिया डेवलप होगा। 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी होगा ये 0.1 लिखा जाएगा। यस, अगर 1 को हम 10⁻² से डिवाइड करते हैं तो जो भी होगा ये 0.01 लिखा जाएगा। यस, अगर 1 को 10⁻³ से डिवाइड करते हैं तो फिर जो भी होगा 0.001 लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर रहा है जैसे जैसे हम 10 पे पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे 10 टू द पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। आप देखिए 1/10, 1/10 मीन्स व्हाट? इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहिए तो -1 लिखना चाहिए, 10⁻⁻1। यस, अगर ये तो 10⁻⁻1 का मतलब ये हुआ 1/10, और 1/10 का मतलब हुआ 0.1। उसी तरह से अगर हम कह दें कि 1/10 स्क्वायर 10⁻⁻2 का है वैल्यू, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। 10⁻⁻2 का वैल्यू वही हुआ जो यहाँ 1/10⁻2 का था, यानी 0.01, और ये 1/10�3 है, तो ये जितना है ये वैल्यू ला रहा है 0.001, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3। यस, हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकली दीज आर राइट, करेक्ट, सही है, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 10⁻⁻- हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या ये भी तब भी वही होता जब 10⁻⁻ निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता? नहीं, तब नहीं होता। जैसे 10 का पावर 1 रखा जाए तो 10 का पावर 1 का मतलब 10, 10 का पावर 2 अगर रखा जाए तो 10 के पावर 2 का मतलब 100, 10 का पावर 3 अगर रखा जाए तो 10 का पावर 3 का मतलब 1000। ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है बजाय रिड्यूस करने के।
है ना। तो पॉजिटिव पावर से वैल्यू इंक्रीज होता है, नेगेटिव पावर से वैल्यू डिक्रीज होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। यस, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आ रहा है 10 टू द पावर -7, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंक्रीजिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है या डिक्रीजिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है? ऑफ कोर्स ये डिक्रीजिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है ना। तो अगर ये डिक्रीजिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू द पावर 7 टाइम्स ये डिक्रीजिंग वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। अब सोचिए, अगर 1 में हम 10 टू द पावर 7 टाइम्स करें डिवीजन, तो एक डिवीजन जैसे 1 10 टू द पावर -1 था, तो इसको हमने 1 को ये समझा है कि 10 टाइम्स डिवाइड किए हैं, है ना, 10 डिविजन्स किए हैं, और तब उसका हर एक डिवीजन 0.1 हो रहा है। तो जब इसमें हमने 10 टू द पावर -2 लिखा है, तो इसमें हमने क्या किया, 10 टू द पावर 2 टाइम्स डिवीजन किया, और तब उसका हर एक डिवीजन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.01। तो उस तरह से आप देख लीजिए कि अगर 10 टू द पावर -3 हो तो क्या वैल्यू आ रहा है, 0.001। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में हमने 10 टू द पावर 3 टाइम्स डिवीजन किया है। तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स भी डिवीजन कर सकते हैं, 5 टाइम्स भी डिवीजन कर सकते हैं, 6 टाइम्स भी डिवीजन कर सकते हैं, और 7 टाइम्स भी डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट तो यही आता है ना कि वो रिड्यूस ही होता चला जा रहा है। यस, तो वैल्यू अगर रिड्यूस ही करता चला जा रहा है, वैल्यू कम ही होता चला जा रहा है, तो यही वैल्यू इतना कम है कि इसको आप ऑब्जर्व करना मुश्किल समझेंगे। ये वैल्यू 10 टू द पावर 7 टाइम्स 1 को अगर डिवाइड करके हम ला रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा, इसको तो रियलाइज ही करना इम्पॉसिबल होता है। ये वैल्यू इतना ही कम है कि इसे हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वैल्यू बहुत ही कम है। तो इतना कम है, जब हमने मास को लिया 100 और 100, दोनों मास को हमने लिया 100 और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा 1 मीटर। क्या आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये और ये हमारे पास है, इसी तरह से आपके पास भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये 100 किलोग्राम का है? नहीं, ये 100 किलोग्राम का नहीं है ना। 100 किलोग्राम का छोड़िए, 10 किलोग्राम का भी रहता तब भी इसे यूं हमारे हाथ में पकड़ करके होल्ड करके ऐसे दिखलाना रखना मुहाल होता, डिफिकल्ट होता। नहीं जी, जितना कंफर्टेबली हम इसे इस तरह से चला रहे हैं, उतना ये कंफर्टेबल नहीं होता। तो कितना होता है ये मास, इसका कितना होगा? हम एज्यूम करें तो 100 ग्राम से ज्यादा इसका मास नहीं होगा, और 100 ग्राम या 150 ग्राम से ज्यादा इसका भी मास नहीं होगा। तो अब सोचिए, 100 किलोग्राम मास वाला बॉडी जब इतना कम फोर्स को डेवलप कर पा रहा है, तो फिर ये बॉडी जो 100 ग्राम और 150 ग्राम या 200 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है, तो फिर ये कितना फोर्स को डेवलप कर रहा होगा? अगर ये इतना कम फोर्स को डेवलप कर रहा होगा, जो इससे भी कम है, तो फिर हम इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? कोई डिवाइस इसे कैसे नोटिस में ला सकता है ना। यही वजह है कि इन दोनों के बीच में अगर फोर्स एक्सर्टेड है, तो हम इसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यस, यही हमें जस्टिफाई करना था। नाउ ग्रेविटी। जी, अगर दो बॉडी में से कोई एक बॉडी प्लैनेट हो, जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ या अर्थ जैसे किसी दूसरे प्लैनेट बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया जाए, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या होगा? ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी किसका कहलाएगा? उस प्लैनेट का या इस अर्थ का, है ना। अर्थ भी तो एक प्लैनेट ही है, ठीक है, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। तो अर्थ का ग्रेविटी उस बॉडी पर अप्लाइड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में। जो भी बॉडी, जैसे अर्थ इस पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो इस पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये अगर छोड़ दिया जाए, तो मैं होल्ड किए हुए हूँ, छोड़ दिया जाए तो नीचे आ रहा है, इसी की वजह से। अगर ये नीचे आ रहा है, यहाँ से छोड़ते ही, रिलीज करते ही, तो किसकी वजह से? उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ इस पर अप्लाई कर रहा है। और अर्थ अगर अप्लाई कर रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो किस नाम से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग जानते हैं? ये ग्रेविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रेविटी है जो इस पर अप्लाइड है, और उसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। हर बॉडी ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है, अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तब, रिलीज कर दिया जाए तब। ठीक है, यस।
नाउ और हम लोग इसे डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल लेटर जी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, हम लोगों ने क्या देखा इसे, हम लोगों ने डिफाइन कर लिया इसे, एक्सीलरेशन की तरह ही डिफाइन किया है। एक्सीलरेशन कहते किसको है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उस एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। F इक्वल टू एम ए, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सीलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ए इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, ए इक्वल टू हम लोग निकालते हैं F बाई एम, ठीक है। तो F वहां पर फोर्स था और वही फोर्स अब यहाँ पर किससे रिप्लेस हो गया, ग्रेविटी से। और m जो मास ऑफ बॉडी था यहाँ मास ऑफ बॉडी है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। हम देख रहे हैं इसे, इज्यूम कीजिए ये एक अर्थ का शेप है, अर्थ ही है, और अर्थ के सरफेस पे ये कोई दूसरा बॉडी जैसे ये मास m का, ठीक है। तो अब ये मास और अर्थ का जो मास है उसका टोटल मास उसके सेंटर पर एज्यूम किया जाता है। तो एज्यूम कीजिए कंसंट्रेटेड है उसके सेंटर पर m, ये मास ऑफ अर्थ है। तो आपके लिए ये m जो हुआ वो इस m1 की जगह पर जाएगा और ये m जो होगा वो इस m2 की जगह पर जाएगा, या ये m इस m1 की जगह पर जाएगा और यह m इस m2 की जगह पर जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख लीजिए हियर m1 रिप्लेस हो गया m से, जी ये रखिए मास ऑफ अर्थ, और m2 रिप्लेस हो जाएगा m से, और साथ ही अब ये r जो है वो कहां से रिप्लेस होगा, तो आप इसको यहां से यहां मिला दीजिए। ये डिस्टेंस जो हुआ वो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस हो गया, एक यहाँ मास है और एक मास यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया ये r। तो r रिप्लेस हो गया r, ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर जब रिप्लेसमेंट दे रहे हैं तो फिर हम इस यहाँ पर g का वैल्यू पाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ग्रेविटी था मास ऑफ बॉडी था उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, जो यहाँ पर F है उससे, है ना। तो पहले ये F क्या होगा, m1 और m2 को रिप्लेस करेंगे हम इससे, इससे, और r को रिप्लेस करेंगे इससे, तब ये F क्या होगा, तो therefore ग्रेविटी F इक्वल टू हो जाएगा G टाइम्स m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब यही ग्रेविटी F है जो यहां पर लाया जाएगा, G के लिए ग्रेविटी और मास के लिए m, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अब F जो होगा वो ये आएगा, और तब ये मास यहाँ बाई m करके लिखा जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जानते हैं, इसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा आप जानते हैं, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरह से, है ना। ये डिवीजन का साइन इनटू में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, m है ना, m बाई 1 बाई m, ठीक है। और तब यह m और m कैंसिल, अब क्या बचेगा, g का वैल्यू gm बाई आर स्क्वायर। यस, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें किन किन क्वांटिटीज का वैल्यू जानना होगा, हमें g का वैल्यू जानना होगा, जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से, अभी हम लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। मास m, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। r रेडियस ऑफ अर्थ है, नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। क्या जान रहे हैं,
चलिए ठीक है, अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लिखिए, जान रहे हैं तो, और नहीं जान रहे हैं तभी भी लिखिए जी। ये वैल्यूज होते हैं, है ना, हम इन वैल्यूज को जानते हैं। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम मास ऑफ अर्थ के लिए यूज करने जा रहे हैं, और मास ऑफ अर्थ का वैल्यू हम में से कोई जानते हैं 6 इंटू 10⁻24, और कुछ लोग नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाए, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो हम इसका वैल्यू को 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम इन वैल्यूज को, जो अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने निकाला था G इक्वल टू Gm/r², उसमें हम पुट अप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, आइए देखते हैं क्या होता है। जब हमने इन वैल्यूज को रखा, G का वैल्यू ये, M का वैल्यू ये, R का वैल्यू ये रखा, जब इन जगहों पर हमने वैल्यूज को रखा तो फिर सिंप्लीफाई किया, 6 को 6.67 से मल्टीप्लाई किया 40.02 आया, और 6.4 का स्क्वायर किया 40.96 आया, है ना। 10⁻24 और 10⁻⁻11 ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया 24-11 की तरह, ठीक है। और क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन साइन तो यहाँ माइनस का है, इसलिए 24-11 ही होगा। और ये 10⁻6 है, उसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 10⁻12। अब ये 10⁻12 को भी न्यूमरेटर बनाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिलहाल अब हमारा एक और टास्क है जो मेजर टास्क है, 40.02 में डिवाइड करना 40.96 से। तो जब हम 40.02 में डिवाइड करते हैं 40.96 से, तब क्या आता है, तब ये आता है 0.977 इंटू 10⁻, यहाँ 13 और ये 12 यहाँ पर आने पर -12, ठीक है। अगर आप में से किसी ने कैलकुलेट किया है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तब 13 - 12 कितना हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, 10⁻1 लिखा नहीं जाएगा, तो ओनली रह जाएगा 10। तो अब इस 10 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9.77 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और जो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वैल्यू को 9.877 को 80 दे सकते हैं, है ना, 80, तो 80 में 0 नहीं देते हैं, 9.8 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए वैल्यू हो गया G का, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जब कभी भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां पर हम G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम इसी वैल्यू से फिट करेंगे, ठीक है। वहां पर ये वैल्यू यूज करेंगे और यूज करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करके हम रिक्वायर्ड रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो अगर कहीं पर वैल्यू G का नहीं दिया हुआ हो तो, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में दिया हुआ हो तब क्या करेंगे, तब तो फिर वही वैल्यू यूज करेंगे जो वहां पर कह रहा है यूज करने को, जो दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब इस वैल्यूज को जानने के बाद कि G का वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना। कभी कभी आप सिंप्लीफाई करने के दौरान आप पाएंगे, मैं भी करता हूं ऐसा, कभी कभी आप पाएंगे कि 9.8 की जगह पे अगर 10 हम यूज कर लें तो वो ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है प्रॉब्लम्स को, है ना, इजीली। तो ऐसा हम भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, उससे जो रिजल्ट में डिफरेंसेस आएगा वो नेग्लिजिबल आता है, वो इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम G को, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहां पर अगर फिट करें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम कुछ इक्वेशंस को रखते हैं, जानते हैं, है ना, जो कुछ हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से याद है, उसमें अगर हम इस G को फिट करें तब उसका फॉर्म क्या होगा जी। तो नाउ वी रिप्लेस एक्सेलरेशन, वो A जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां पर A है वहां पर रिप्लेस करेंगे A को, किससे, इस G से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग G से सिंबलाइज कर रहे हैं, इससे अगर हम रिप्लेस करें उसे, तब उसका फॉर्म क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम -G से रिप्लेस करेंगे, क्यों, जब किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, थ्रो करते हैं, जैसे कि ये जी ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो फिर उसका स्पीड, वेलोसिटी
जी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है और अल्टीमेटली किसी पॉइंट पर जाकर के स्टॉप हो जाता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि मोशन रिड्यूसिंग है, डिक्रीजिंग है ना। तो एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है ना। ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्टिव होता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है और मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन का केस होगा और इसीलिए एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन से रिप्लेस करते हैं। तो ए को हम रिप्लेस करेंगे माइनस जी से। जी तो अब हमारे पास वो इक्वेशन क्या होगा, जी ये वैल्यूज हम अगर रखें माइनस जी को ए की जगह पर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्म आएगा v2 इक्वल टू v1 माइनस gt आएगा, h इक्वल टू v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगा, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh आएगा। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए ये है ना, माइनस जी हमने लिखा है। तो क्या सेंस कर दे, अभी क्या एग्जांपल दे करके ऊपर की तरफ थ्रो अप करके ना, तो वो वर्टिकली अपवर्ड मोशन था। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होगा तब फिर जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो एक्सेलरेटिंग बॉडी लाएगा, है ना, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ग्रेविटी है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड मोशन भी है, तो फिर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। जी ये जो हमने दिया है इक्वेशन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए दिया है ना। यहां पर मोशन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में दो बातें होंगी, जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहां से अगर हम इसे फ्रीली रिलीज कर दें तब डाउनवर्ड मूव करेगा, अगर हम इसे पुश करके भी रिलीज करें, जी पुश करते हुए इसको हम छोड़ दें तब भी ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड ही मूव करेगा। लेकिन डाउनवर्ड मूव करेगा फ्रीली और डाउनवर्ड मूव करेगा बाय पुशिंग, ये दोनों में फर्क है ना। जब हम पुश करते हैं तो कोई इनिशियल वेलोसिटी हम उसको इंपार्ट करते हैं, जब हम फ्रीली रिलीज करते हैं तो हम उसमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करते। तो उस केस में जब इंपार्ट करते नहीं हैं तो फिर v1 0 होगा जी, और जब इंपार्ट करेंगे तब तो जो वेलोसिटी देंगे वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा। हाँ ये बात जान लीजिए, जब हम कोई वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करते हैं तो उस वक्त जो मोशन होता है वो फ्री फॉलिंग मोशन कहलाता है, फ्री फॉलिंग मोशन। यहां पर रिमार्क्स दे लीजिए और लिख लीजिए रिमार्क्स। इन फ्री फॉलिंग मोशन v1 इक्वल टू 0, यस। तो अब इसलिए v2 इक्वल टू क्या होगा, g टाइम्स t। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं v1 0 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए g और t ही बच जाएगा टर्म, और h जो आप v1t प्लस हाफ gt स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ भी v1 अगर 0 हो जाए तो ये टर्म भी कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हाफ gt स्क्वायर मान ली, तो हाफ gt स्क्वायर। और फिर यहाँ पर अब तीसरा इक्वेशन है v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh, है ना। तो v1 को वैल्यू हम 0 पर इंपार्ट कर रहे हैं, तो फिर इसलिए v1 तो अब रहेगा नहीं, तो v2 स्क्वायर कह लीजिए कितना हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा। तो 0 होने के बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये ट्वाइस gh, यस। तो ये हुआ इक्वेशन का, बॉडी फ्री फॉलिंग के मोशन में हो तब ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, अक्सर आपको इसी सिचुएशन का सामना करना होगा। कभी कभी ही इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट किया जाता है, आप देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वर्कआउट करेंगे ना, उसमें आप देखेंगे कि कोई ही प्रॉब्लम ऐसा मिलता है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी होता है। मोस्टली प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसे ही आएंगे जहां पर फ्री फॉलिंग का केस बनेगा जी, और वहां पर इनिशियल वेलोसिटी v1 0 होगा, तो डायरेक्टली आपको यही इक्वेशन को आप यूज करेंगे। ठीक है, आपको यही इक्वेशन यूज करना है। ओके, इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं।